नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञानधारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में आज काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु। हेतु का अर्थ है कारण। हेतु का अर्थ है कारण या निमित्त। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन तत्व जिनसे काव्य का सृजन होता है। वह काव्य हेतु का अर्थ वह साधन यह तत्व है इनसे काव्य का निर्माण होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। तो वे साधन जो काव्य सृजन में कवि को सक्षम बनाते हैं वो काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के वह कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है। दूसरे शब्दों में काव्य के वह कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु है। वह काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य प्रयोजन का संबंध जहाँ पाठक वर्ग से होता है वही काव्य हेतु का संबंध कवि वर्ग से होता है। और जिस प्रकार जहाँ काव्य प्रयोजन का संबंध जहाँ पाठक वर्ग से होता है या सहृदय वर्ग से होता है वही काव्य हेतु का संबंध कवि वर्ग से होता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार 3 प्रकार की काव्य हेतु माने गए हैं। भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। पहला प्रतिभा, काव्यत्व का बीज, व्युत्पत्ति, बहुज्ञता और अभ्यास। संस्कृत काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु सर्वप्रथम अग्निपुराण वेदव्यास। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम विवेचन किया गया है जिसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना है। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम विवेचन वेद व्यास पर अग्निपुराण में किया गया है जिसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना है। और लिखा है न त्वं दुर्लभम लोके विद्या ततसु दुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। अर्थात संसार में नरत्व दुर्लभ अर्थात संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करना कठिन है। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त भी हो जाए तो उसमें विद्यावान नर होना या विद्वान नर होना दुर्लभ कठिन है। कवित्व तो दुर्लभ है और कविता तो और भी कठिन है और कविता करने की शक्ति तो और भी दुर्लभ है। अगर वो कविता भी करना शुरू कर दे तो उसमें कविता करने की जो शक्ति है तो और भी ज्यादा कठिन या दुर्लभ होती है। आचार्य भामा भामा ने प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु माना है। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा को काव्य का अनिवार्य काव्य हेतु माना है तथा व्युत्पत्ति की उपयोगिता को स्वीकार कर कवि के लिए लोक शास्त्र तथा कला का ज्ञान आवश्यक माना है। कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निर्देशन किया है। कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निर्देशन किया है। भामा ने काव्य हेतु के तीनों साधनों प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का निरूपण किया। अर्थात भामा ने काव्य के तीनों हेतु माने हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और लिखा है
और लिखा है गुरुपदेशात् गुरुपदेशात् दैवतम शास्त्रम जड़ दैवोपैलम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत, अर्थात गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन कर सकता है, परंतु काव्य तो कोई प्रतिभावान ही बना सकता है। अर्थात कोई गुरु से उपदेश लेकर या ज्ञान लेकर जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन तो कर सकता है, परंतु काव्य तो यानी काव्य की रचना तो कोई प्रतिभावान ये बना सकता है। आचार्य दंडी दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा और निर्मल शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति और सुदृढ़ अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य सर्जन का हेतु माना। यानी आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य सर्जन का हेतु माना है। और लिखा है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्च बच्चाभि योगेश्य कारणम काव्य संपद, अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक सुसंस्कृत एवं निर्मल शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति और अनवरत अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण हुआ करते हैं। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक सुसंस्कृत एवं निर्मल शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति और अनवरत यानी लगातार ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण हुआ करते हैं। आचार्य वामन वामन के अनुसार लोक, विद्या और प्रकीर्ण काव्यांग होते हैं। वामन के अनुसार लोक, विद्या और प्रकीर्ण काव्यांग होते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया और लिखा लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगानि, अर्थात लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगानि, प्रतिभा को काव्य का मूल कारण माना है। यानी आचार्य वामन ने प्रतिभा को काव्य का मूल कारण माना है। और लिखा है कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितस्य बीजम, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितस्य बीजम। आचार्य श्यामदेव आचार्य श्यामदेव ने काव्य कर्म में कवि की समाधि यानी मन की एकाग्रता को सर्वोत्कृष्ट साधन है, यानी कि काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। आचार्य मंगल अभ्यास काव्य हेतु का प्रधान कारण है, यानी कि आचार्य मंगल ने अभ्यास को ही काव्य हेतु का प्रधान कारण माना है। राजशेखर राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। और लिखा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयसो इति। और लिखा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयसो इति। आनंदवर्धन काव्य हेतुओं में प्रतिभा को महत्व दिया और आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। और लिखा ना काव्यात् विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण है, ना काव्यात् विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण है, अर्थात प्रतिभाहीन कवि उत्तम काव्य रचना नहीं कर सकता। अर्थात प्रतिभाहीन यानी कि जिस कवि के पास प्रतिभा नहीं है वह उत्तम काव्य की रचना नहीं कर सकता। प्रतिभाशाली कवि के पास प्रतिपादी विषय का अभाव नहीं रहता है, यानी प्रतिभाशाली कवि के पास प्रतिपादी विषय का अभाव नहीं रहता। आचार्य मम्मट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य माना है। आचार्य मम्मट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य माना है। और लिखा है शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याध्यक्षणात् काव्यज्ञम शिक्षाभ्यास इति हेतुर्भवे, अर्थात कवि में रहने वाली
स्वाभाविक प्रतिभा रूपी शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्र तथा काव्यादि के अध्ययन से निपुणता पाकर गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास से और निपुण होकर काव्य का कारण बनती है। मम्मट ने शक्ति को काव्य का बीज संस्कार माना है। काव्य ने तो शक्ति को काव्य का बीज संस्कार माना है। मम्मट ने शक्ति को काव्य का बीज संस्कार माना और लिखा, शक्ति कवित्व बीज रूप है। शक्ति कवित्व बीज रूप है। शक्ति कवित्व बीज रूप है। महिमभट्ट महिमभट्ट ने शक्ति और व्युत्पत्ति को संवेद रूप से काव्य का प्रमुख हेतु माना और अभ्यास को गौण। यानी महिमभट्ट ने शक्ति और व्युत्पत्ति को संवेद रूप से काव्य का प्रमुख हेतु माना और अभ्यास को गौण। वाग्भट वाग्भट ने अपने ग्रंथ वाग्भट अलंकार में प्रतिभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका सहायक बताया है। यानी वाग्भट ने प्रतिभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका सहायक बताया है और लिखा है, प्रतिभेव च कविनाम काव्य कारणम। प्रतिभेव च कविनाम कारणम काव्य करण कारणम। केशव मिश्र ने प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, यानी प्रतिभा कारणम तस्य और व्युत्पत्ति विभूषणम, यानी कि प्रतिभा तो काव्य का कारण होती है और व्युत्पत्ति उसको अलंकृत करती है। हेमचंद्र प्रतिभा को महत्व देते हुए कहा कि प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व भी कम हो जाता है। यानी आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा को अधिक महत्व देते हुए कहा कि अगर प्रतिभा का अभाव होता है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व भी कम हो जाता है। और लिखा है, प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नव नव में शालिनी प्रज्ञा, यानी प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नव नवोन्मेष में शालिनी प्रज्ञा। पंडित जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ ने काव्य निर्माण का हेतु प्रतिभा को माना है। पंडित जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य निर्माण का हेतु प्रतिभा को माना है और लिखा है, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, यानी कि काव्य का कारण तो केवल प्रतिभा ही है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में काव्य हेतु के संबंध में चार दृष्टिकोण है। यानी पहला, वह आचार्य जो काव्य में प्रतिभा को अनिवार्य मानते हैं, भामह, वामन, आनंदवर्धन और रुद्रट, ये चारों आचार्य काव्य में प्रतिभा को अनिवार्य रूप से मानते हैं, भाई प्रतिभा होना अनिवार्य है। दूसरा, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है तथा प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। के समर्थक है आनंदवर्धन और मम्मट। आनंदवर्धन और मम्मट का दृष्टिकोण है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु होते हैं। यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है तथा प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु होती है। प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। हेमचंद्र, वाग्भट द्वितीय और जगन्नाथ, यानी हेमचंद्र, वाग्भट और द्वितीय और जगन्नाथ ये मानते हैं कि प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। प्रतिभा के अभाव में काव्य सृजन हो सकता है। एकमात्र समर्थक दंडी है, यानी आचार्य दंडी मात्र समर्थक है कि प्रतिभा के अभाव में भी, यानी प्रतिभा के न होने पर भी काव्य का सृजन हो सकता है। आचार्य दंडी हिंदी आचार्यों के मध्यकालीन आचार्य में सर्वप्रथम काव्य हेतु के विवेचन करता कुलपति ने रस रहस्य में कहा कि कविता का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति तो कहीं अभ्यास, कहीं तीनों है। यानी कि मध्यकालीन आचार्य में सर्वप्रथम काव्य हेतु के विवेचन करता कुलपति ने रस रहस्य में कहा कि कुलपति ने अपने ग्रंथ रस रहस्य में कहा कि
कविता का कारण कहीं पे प्रतिभा शक्ति यानी प्रतिभा है, शक्ति यानी प्रतिभा, कहीं शक्ति यानी प्रतिभा है तो कहीं व्युत्पत्ति है, और या तो कहीं अभ्यास, या कहीं पर तीनों है। और लिखा कि शब्द अर्थ जिनते बने नीके भांति कवि सुधे धावन समृत तीन कारण कवि को चित। भिखारीदास भिखारीदास शक्ति को जन्मजात मानते हुए तीनों काव्य हेतु माने हैं। यानी भिखारीदास ने शक्ति या प्रतिभा को शक्ति या प्रतिभा को जन्मजात मानते हुए तीनों काव्य हेतु माने हैं। और लिखा है शक्ति कवित बनाए बे की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधता, यानी शक्ति बना भी की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता ने दी है। शक्ति कवित बनाने की, काव्य बनाने, कविता बनाने की शक्ति जन्म नक्षत्र में विधाता ने, ईश्वर ने प्रदान की है। श्रीपति श्रीपति छह काव्य हेतु मानते हैं। श्रीपति छह काव्य हेतु मानते हैं। शक्ति, निपुणता, लोकमत, विपत्ति और व्यास और प्रतिभा ते होते हैं ताको ललित प्रकाश। शक्ति निपुणता, लोकमत, विपत्ति और व्यास और प्रतिभा ते होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का मुख्य हेतु प्रतिभा को माना और व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया है। शुक्ल जी का काव्य हेतु विवेचन रस सिद्धांत के अनुकूल है। यानी शुक्ल जी का काव्य हेतु विवेचन रस सिद्धांत के अनुकूल है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया और आत्मा अभिव्यक्ति को ही काव्य हेतु माना है। और आत्मा अभिव्यक्ति को ही काव्य हेतु माना है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया और आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य हेतु माना है। बाबू गुलाब राय ने हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यानी हेतु का अभिप्राय उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। पाश्चात्य मत प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना और यह मत प्रतिपादित किया कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव नहीं है। यानी प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना है। प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना और यह मत प्रतिपादित किया कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव, अर्थात कोई भी काव्य कविता की कल्पना संभव नहीं है। अरस्तु प्रतिभा को महत्व दिया और कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है। और प्रतिभा को महत्व दिया और कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है। जॉनसन ने तीन काव्य हेतु माने हैं। जॉनसन ने तीन काव्य हेतु माने हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास, तीन काव्य हेतु माने हैं। प्रतिभा न पहला काव्य हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ प्रकाश या स्फुरण तथा व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है प्रतिभा इते जनेते प्रतिभा, यानी प्रतिभा को जन्म देती है। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ है स्फुरण या प्रकाश तथा व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है प्रतिभा इते जनियति प्रतिभा। प्रतिभा के संबंध में आचार्यों के मत प्रतिभा के संबंध में इन आचार्यों के मत वामन काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा को जन्मांतर से प्राप्त संस्कार का है। आचार्य वामन ने प्रतिभा को काव्य का जन्मांतर से प्राप्त संस्कार का इसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। और कहा कि प्रतिभा के बिना काव्य रचना नहीं सकती, और होती है तो वह अगर प्रतिभा के बिना भी अगर कोई काव्य रचना होती हो तो वह केवल हास्य का कारण बन जाती है। तो हास्य का कारण
बन जाती है। प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है। यानी आचार्य वामन ने प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना और लिखा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवित्व बीजम प्रतिभानम। मम्मट मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया और कहा है कि शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। यानी कि शक्ति कवित्व बीज रूप है, यानी कि शक्ति यानी प्रतिभा। शक्ति यानी क्या होता है? प्रतिभा। प्रतिभा कवित्व बीज रूप संस्कार है। रुद्रट रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा और कहा कि मन के एकाग्र अवस्था में अविधेय का अनेक रूपों में विष पूर्ण होता है, जिसे अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। आचार्य रुद्र ने प्रतिभा को शक्ति का और कहा कि मन की एकाग्र अवस्था में अभिधेय का अनेक रूपों में विष पूर्ण होता है, जिससे अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। रुद्रट ने प्रतिभा शक्ति के दो भेद बताए हैं। रुद्रट ने प्रतिभा शक्ति के दो भेद बताए। पहली सहजा और उत्पाद्या। सहजा कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है, काव्य निर्माण का मूल कारण है। यानी पर रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद बताए। पहला सहजा। सहजा कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है। सहजा कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है और काव्य निर्माण का मूल कारण सहजा प्रतिभा को बताया। दूसरा उत्पाद्य व्युत्पत्ति से उत्पन्न काव्य का संस्कारक होता है। दूसरा उत्पाद्य व्युत्पत्ति से उत्पन्न जो काव्य का संस्कारक होता है, जो काव्य का संस्कारक है। राजशेखर राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। राजशेखर ने एक ग्रंथ काव्य मीमांसा में प्रतिभा के दो भेद किए। पहला कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा भाव्यत्री प्रतिभा। पहला कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा भाव्यत्री गायत्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। यानी कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा है। और कार्यत्री प्रतिभा के भी तीन भेद किए कि राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के भी तीन भेद किए हैं। पहला सहजा, जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली। पहला जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली सहजा। दूसरी आहार्य, वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न। और तीसरी है औपदेशिकी, तंत्र मंत्र के साधनों से उत्पन्न शक्ति औपदेशिकी कहलाती है। पहली सहजा जन्मांतर के संस्कारक, दूसरी है आर्य वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न। पहली जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली सहजा और दूसरी आहार्य वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न। और तीसरी है औपदेशिकी जो तंत्र मंत्र के साधनों से उत्पन्न होती है। भावयत्री प्रतिभा भाव पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा है। दूसरी जो मुख्य प्रतिभा है भावयत्री है, जो भावक अथवा पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा है। भावक का अर्थ है काव्य का अधिकारी अथवा पाठक अथवा सहृदय। यानी भावक का अर्थ होता है काव्य का अधिकारी, पाठक अथवा सहृदय यानी कि जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, काव्य को पढ़ने वाला। यह कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। यह यानी भावयत्री ये कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। भट्टतोत भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा, यानी कि भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा यानी बुद्धि को प्रतिभा कहा है। और लिखा है प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मत है। यानी प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मत है। पंडित जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ
काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु प्रतिभा को मानना है, इसलिए इन्हें प्रतिभावादी कहा गया है। और प्रतिभा के दो भेद किए, अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा अभ्यास। काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु प्रतिभा को माना है, इसलिए इन्हें प्रतिभावादी कहा गया है। और प्रतिभा के दो भेद किए, पहला अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, और दूसरा अभ्यास। अभिनव गुप्त अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा और कहा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण समा प्रज्ञा। प्रतिभा अपूर्व वस्तु के निर्माण समा प्रज्ञा। हेमचंद्र ने भी प्रतिभा के दो भेद किए, पहला सहजा और औपदिकी। पहला सहजा, दूसरा औपदिकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस तथा साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह तो असाधारणतया में खुलकर खेलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा कि प्रतिभा को नीरस तथा साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते हैं, वह असाधारणतया में खुलकर खेलती है। आचार्य जयदेव प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान। जिस प्रकार बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार काव्य के लिए प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास की जरूरत होती है। रामधारी सिंह दिनकर प्रतिभा को अनिर्वचनीय शक्ति मानते हैं। यानी रामधारी सिंह दिनकर प्रतिभा को अनिर्वचनीय शक्ति मानते हैं। दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, ज्ञता अथवा ज्ञान। भामा के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद व्याकरण कला। भामा के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद व्याकरण कला। लोको स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक। लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक। हालशेखर भी कहते हैं उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। अर्थ बहुज्ञता बताया है। यानी राजशेखर भी कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है और व्युत्पत्ति का बहुज्ञता बताया है। मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य दंडी ने व्युत्पत्ति के लिए निर्मल प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य दंडी ने व्युत्पत्ति के लिए निर्मल प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया है। और व्युत्पत्ति के दो भेद माने हैं। व्युत्पत्ति के भी दो भेद माने गए हैं। शास्त्रीय व्युत्पत्ति जो शास्त्रों के अध्ययन से होती है, व्युत्पत्ति जो शास्त्रों के अध्ययन से होती है शास्त्रीय व्युत्पत्ति कहलाती है। और लौकिक व्युत्पत्ति लोक ज्ञान से होती है, वो लौकिक व्युत्पत्ति यानी कि लोक ज्ञान से जो व्युत्पत्ति होती है लौकिक व्युत्पत्ति कहलाती है। सभी आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कारक माना है। इसके विपरीत राजशेखर ने आचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया कि वह व्युत्पत्ति प्रतिभा से श्रेष्ठ होती और कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेष्ठ हुई थी।
प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेष्ठो इति ने कि राजशेखर ने आचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया कि व्युत्पत्ति प्रतिभा से भी श्रेष्ठ होती है और कहा है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेष्ठो इति। अभ्यास अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना भाव अभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता माधुर्य यदि यानी अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना भाव अभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। अधिक प्रांजलता है तो माधुर्यता का संचार होता है। दंडी पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य अनुग्रह करती है। यानी कि आचार्य दंडी ने कहा कि पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के भी न रहने पर शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य अनुग्रह करती है। आचार्य मंगल ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। आचार्य मंगल ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वामन अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव इति। और वामन ने लिखा है कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव इति। राजशेखर ने निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहा है। राजशेखर ने निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहा है। आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना है। आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व माना है। अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार और सौष्ठव का समावेश होता है। अभ्यास के बिना प्रतिभा कुंठित होकर नष्ट हो जाती है। अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार और सौष्ठव का समावेश होता है। अभ्यास के बिना प्रतिभाएं कुंठित होकर नष्ट हो जाती है। समाधि यानी कि प्रमुख तीन हेतुओं के अलावा समाधि को भी कुछ आचार्यों ने काव्य हेतु माना है। कुछ आचार्यों ने समाधि को भी काव्य हेतु माना है। कुछ आचार्यों ने समाधि को भी काव्य हेतु माना है। राजशेखर के अनुसार मन की एकाग्रता समाधि है। यानी मन की एकाग्रता समाधि है। समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न का और इसे शक्ति का एक कारण माना है। राजशेखर ने मन की एकाग्रता समाधि है। राजशेखर के अनुसार मन की एकाग्रता समाधि है। समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न का है और इसे शक्ति का एक कारण माना है। श्यामदेव का मत है कि काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। आचार्य श्यामदेव का मत है कि काव्य क्रम में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। वामन ने समाधि को अवधान कहा है। आचार्य वामन ने समाधि को अवधान कहा है। धन्यवाद।